अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। आईसीसी वर्ल्ड टी20 अगले माह भारत और श्रीलंका में खेला जाना है, मगर मेगा इवेंट शुरू होने से कुछ रोज पहले ही बांग्लादेश की इवेंट से बेदखली और आज पाकिस्तान की शिरकत से मुतल्लिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के बयान ने बड़ी हलचल मचा दी है, क्योंकि बांग्लादेश के भारत में खेलने से इनकार और वेन्यू तब्दील करने की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को इवेंट में शामिल कर लिया है, जिस पर बांग्लादेश की जानिब से मायूसी का इजहार किया जा रहा है। मगर इस पूरी सूरत में पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में शिरकत या अदम शिरकत को लेकर दिलचस्प मामला सामने आ गया है, क्योंकि आईसीसी के इस फैसले से पहले जराये के हवाले से यह खबरें सामने आ रही थी कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकालने की सूरत में पाकिस्तान वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर सकता है। कुछ रोज पहले यह खबर भी सामने आई थी कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने मैनेजमेंट को वर्ल्ड कप की तैयारियां करने से रोक दिया है, जबकि आज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का इस बारे में बराह रास्त मौकिफ भी सामने आ गया है। लाहौर में आज मीडिया टॉक के दौरान साफियों ने मोहसिन नकवी से सवाल किया कि क्या बांग्लादेश की वर्ल्ड कप टी20 से बेदखली के बाद पाकिस्तान भी इवेंट का बाइकआउट कर सकता है, जिस पर मोहसिन नकवी ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि पाकिस्तान वर्ल्ड टी20 के लिए श्रीलंका जाएगा, बल्कि चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में शिरकत या बाइकआउट का फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा होगा। अगर हुकूमत ने वर्ल्ड कप के बाइकआउट का फैसला किया तो फिर भले आईसीसी 22वें नंबर की टीम को बुलाकर खिला ले, पाकिस्तान के पास प्लान बी, सी और डी मौजूद है। हमारा स्टांस वो ही होगा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे इंस्ट्रक्ट करेगी वही करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर साहब इस टाइम पाकिस्तान में नहीं है, जब वो वापस आएंगे तो उसके ऊपर बाद ही हम आपको फाइनल डिसीजन देंगे। मेरा ख्याल है बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई है और मैंने आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग में भी यही कहा था, आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं कर सकते हैं कि एक मुल्क के लिए आप कहें कि जी जो मर्ज़ी जब मर्ज़ी फ़ैसला कर ले और दूसरे मुल्क के लिए टोटली अपोजिट फ़ैसला करें। और इसीलिए हमने ये स्टैंड लिया है कि बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हो रही है, बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप को में उनको खिलाना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि नहीं खेलना तो वो 22वीं टीम ले आएँ। फिर जो भी मेन वजह ये है कि एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता, पहले फ़ैसला आ जाए उसके बाद प्लान ए बी सी डी काफ़ी है हमारे पास। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के इस अहम बयान के बाद जहां पाकिस्तान की इवेंट में शिरकत को लेकर सवालात खड़े हो गए हैं, वहीं अब ये सवालात भी उठना शुरू हो गए कि क्या पाकिस्तान की जानिब से वर्ल्ड कप के मुमकिन बाइकआउट के बयानात सिर्फ भारत को दबाव में लाने की कोशिश है या पाकिस्तान वाकई बाइकआउट पर संजीदगी से गौर कर रहा है। और अगर पाकिस्तान इस पर संजीदगी से गौर कर रहा है तो इससे पाकिस्तान को माली तौर पर या जियोपॉलिटिकल फायदा होगा या ये फैसला नुकसानदेह साबित होगा। और अगर पाकिस्तान बाइकआउट पर संजीदगी से गौर नहीं कर रहा है तो फिर इस मामले पर ऐसा बयानिया क्यों बनाया जा रहा है जिसमें कल पाकिस्तान खुद फंस सकता है। और अगर इतनी हाइप के बाद पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला करता है तो पाकिस्तान के इस फैसले को कैसा देखा जाएगा। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाक क्रिकेटर अहमद शहजाद, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उस्मान समीउद्दीन। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अहमद साहब, पहले आप बताइएगा, स्कॉटलैंड अब रिप्लेस कर रहा है बांग्लादेश को और पाकिस्तान का मौकिफ आज पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं और इस बात की तस्दीक नहीं की है कि क्या पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप के लिए जाएगा या नहीं जाएगा, बल्कि उन्होंने कहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ इसका फैसला करेंगे। आपकी राय में क्या हम जब बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि वो हक पर है, तो क्या इस हद तक हमें आगे बढ़ना चाहिए कि हम उनके लिए बाइकआउट कर दें इस इवेंट का? देखिए शहजाद भाई, मेरे कुछ स्टांस बड़े क्लियर हैं। जो पाकिस्तान की पॉलिसीज पिछले 1.5-2 सालों से ज़्यादा सही, लेकिन स्पेशली पिछले 1.5-2 सालों से क्रिकेट फील्ड के अंदर है ना, चाहे वो कोचेस का लेके आना, उनका चले जाना, फिर उसके बाद जिन कोचेस को लेके आना उनकी एफिलिएशन पीएसएल के साथ होना, फिर उसके बाद जो अपने जानशीन लेके आना, उनके साथ आगे से सिस्टम चलना, और फिर जो टीम को खड़ा करना, मैं बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि बहुत अनप्रोफेशनली चीज़ें हुई हैं। लेकिन ये जो स्टांस है, जिस तरह लास्ट टाइम भी हमने देखा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो हैं, वो अड़ गए, डट गए, सामने खड़े हो गए भारत के। और वो जो एक डिक्टेटरशिप थी, जो कभी भी जी उनको जवाब सुनने की, ना सुनने की जो आदत ना थी, जो आदत पड़ गई हुई थी उनको जागीरदारी की, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और हमने देखा कि उनका जो ताज था या उनकी कुर्सी जो थी भारत की, वो लड़खड़ाई, और वो कहीं ना कहीं उन्होंने उन्होंने नील डाउन किया, जिसकी वजह से उनको बड़ा बैकलैश आया अपने ही मुल्क में। इस दफा फिर जो है इनका जो तर्ज अमल है, एक दफा ये देखें, इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ओके फाइन, बांग्लादेश जो है हक पे है। तो जब कोई चीज हक पे होती है ना शहजाद भाई, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखे जाते।
कि क्या फायदा और क्या नुकसान है। हक के साथ बस एज अ मुस्लिम खड़े हो जाया जाता है, और स्पेशली जब सामने वाले लोग भी मुसलमान हो। तो मेरे ख्याल है कि बांग्लादेश हक पे है। ये कोई बात नहीं है कि जब इंडिया का दिल चाहे वो अपना वेन्यू चेंज करा ले, जब इंडिया को लगे कि हाँ यार वी आर नॉट सेफ इन पाकिस्तान, वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेल जाए। और जब किसी दूसरे ममालिक की टीम को ये लगे कि हमारे प्लेयर्स को यहाँ से थ्रेट आ रही हैं, हम यहाँ जो है नहीं खेल सकते, वी वोंट बी एबल टू गिव 100% विद दिस माइंडसेट, बिकॉज इंटरनेशनल क्रिकेट है, आपको मेंटली अपने 100% पे होना चाहिए। तो जब वो मुतालबा करे, और जो आईसीसी है जो कि इंडिया लगता है कि चला रही है, ऑलरेडी वेस्ट से भी एशिया से भी ये बातें होती रही हैं कि आईसीसी को जो हैंडल है वो भारत कर रहा है, और अब तो ऐसे ही लग रहा है कि ये आईसीसी नहीं है, ये जो है ना इंडिया काउंसिल एक बन के रह गई है। तो वो एक दफा फिर उन्होंने इस तरह का किया है, जब बांग्लादेश ने अपने तहफुजात रखे भारत के आगे, आईसीसी के आगे, तो उन्होंने उनको रिप्लेस कर दिया। ये कहाँ होता है? बांग्लादेश एक रिस्पेक्टेड मुल्क है। बांग्लादेश की जिस तरह पाकिस्तान की और दीगर ममालिक की जो है बड़ी खिदमात है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, इसी तरह बांग्लादेश की भी है। सही। तो ठीक है, वो आप उनके समझते हैं पास, कि हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर होनी चाहिए, अगर हम समझते हैं बांग्लादेश हक पर है और उनके साथ ज्यादती हो रही है तो हमें फिर वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए। देखिए जिस तरह अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बांग्लादेश जो, माना कि उनके पास इस तरह की अभी टीम स्टेब्लिश नहीं ओवर द इयर्स, इस तरह का टैलेंट नहीं निकल के आ पाया जो उनको नंबर 1 पे ले जाए, लेकिन वो इस बात पे हक पे है। और सही। अगर पाकिस्तान पिछले एक आधे महीने से या 25 दिनों से हम देख रहे हैं उनके साथ खड़ा हुआ है, और ठीक। उनको थोड़ी हलाशेरी भी दे रहा है कि चलिए करिए, हम आपके साथ हैं, तो अब जब वो बिल्कुल फंस चुके हैं, इस टाइम पे उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, सही। क्योंकि अब मैं ऑलरेडी वो रिप्लेस हो गए हैं। ठीक तो है। अब पाकिस्तान का फर्ज बनता है कि जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएं, क्योंकि आप अगर देखते हैं तो पाकिस्तान की जिस तरह की टीम है, अगर ना भी जाए तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन खड़े हो जाना चाहिए चलो, ये बांग्लादेश तो के एक और साथ। आर्गुमेंट है। उस्मान समीउद्दीन साहब, आपकी असेसमेंट या आपकी खबर क्या है कि क्या सीरियसली पाकिस्तान ये कंसिडर कर रहा है कि हम ना जाए वर्ल्ड कप में, या सिर्फ इंडिया पे दबाव डालने की कोशिश है? और दूसरा मुझे ये बताइएगा, अगर पाकिस्तान ये फैसला करता है कि हम नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप में, क्या वो एक डिप्लोमेटिक फैसला होगा, एक क्रिकेटिंग डिसीजन होगा, या आपको लगता है कि एक मॉरल डिसीजन होगा वो? शहजाद, देखिए, खबर तो अभी एज सच नहीं आई है। जो चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बोला है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, अभी उसी पे हम जा सकते हैं। और फॉर व्हाट इट्स वर्थ, मेरी जो राय है, जो आई थिंक उन्होंने बोला है, वो बिल्कुल सही बोला है, इस लिहाज से कि एक ऐसा वक्त आता है जब आपको जो ऑनगोइंग स्ट्रक्चर, जो भी पावर स्ट्रक्चर है क्रिकेट का, जहां ना सिर्फ बीसीसीआई कंट्रोल कर रहा है गेम, बट इट्स एन आर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया दैट्स कंट्रोलिंग द वर्ल्ड गेम। उसमें आई थिंक बहुत कम किसी को डाउट, उसमें कोई शक नहीं है किसी को कि इसी तरह से चल रहा है। एंड व्हाट मोहसिन नकवी हैज डन, उन्होंने कहा है कि आप डबल स्टैंडर्ड्स यूज कर रहे हैं, और आप इसमें कोई, आई डोंट थिंक आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है। एक केस है जिसमें एक गवर्नमेंट ने अपनी टीम को कहा है कि आप उस मुल्क में, एक और मुल्क में जाके क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। एक केस में आपने कह दिया कि अच्छा, हम एक तीसरा मुल्क लगाएंगे अपने टूर्नामेंट में, और वहां उनकी टीम खेलेगी। एक और वही केस है जिसमें एक गवर्नमेंट कह रही है अपनी टीम से, अब मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, कि आप उस टूर्नामेंट में नहीं जा सकते हैं वहां खेलने के लिए। यहाँ पे आईसीसी ये नहीं कह रहे कि अच्छा, आपको हम एक और मुल्क, जहां एक मुल्क ऑलरेडी को होस्ट है, आपने कोई हाइब्रिड मॉडल भी नहीं बनाया है, वो हमेशा से को होस्ट था श्रीलंका इस टूर्नामेंट का, वहां एक आपके पास ऑप्शन है, वहां नहीं उन्हें मूव कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप टूर्नामेंट से आउट हैं। ये एक, जो आप जहां से भी देखें, जिस नजर से भी देखें, ये एक डबल स्टैंडर्ड है। और जो मोहसिन नकवी ने आज ये डबल स्टैंडर्ड कॉल आउट करा है, जो कि बांग्लादेश क्रिकेट के प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम ने भी कॉल आउट करा था जुमरात के दिन, बिल्कुल सही है, बिकॉज समबडी हैज टू कॉल इट आउट एट सम पॉइंट। इसके आगे क्या होता है शहजाद, ये तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आई डोंट नो कि कितनी सीरियस पाकिस्तान की थ्रेट होगी इस पे। आई नो दिस मच कि ये थ्रेट एक सीरियसली ले जाएगी, बिकॉज आप किसी भी आईसीसी इवेंट में देखना, आईसीसी के जो राइट्स डील्स होते हैं ब्रॉडकास्टर्स के साथ, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा वैल्यू हमेशा इंडिया और पाकिस्तान की गेम का होता है। इसीलिए एशिया कप में 3 गेम्स आप इंश्योर करते हैं कि यार एटलीस्ट 2 गेम तो खेलें, और मैक्सिमम 3 गेम हो जाए, जितनी भी बुरी रिलेशंस हो मुल्कों में। अभी आपने देखा है पिछले एशिया कप में हाथ नहीं मिला रहे हैं, जंग हो चुकी है, लेकिन 3 मैचेस खिलवा दिए। लेकिन क्यों? ये फाइनेंशियल लॉस, उसकी वैल्यू होती है। एक मिनट मेरी ये बात सुनिए, उसकी वैल्यू होती है। जी। इस टूर्नामेंट में अगर एक सीरियस थ्रेट आ जाती है कि पाकिस्तान नहीं खेलेगा, और जो पाकिस्तान के बाद अगर पाकिस्तान पुल आउट करता है, तो अगली टीम बाय द वे युगांडा है, तो वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, अगर इंडिया वर्सेस युगांडा मैच हो जाता है, तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं कि फाइनेंशियल हिट कितना लेगी गेम। एंड आई थिंक जब तक वो थ्रेट एकदम आप सामने नहीं रखते हैं ना वर्ल्ड गेम के,
जो अब स्ट्रक्चर के अंदर चल रही है वर्ल्ड गेम, अगर आप वो थ्रेट उनके सामने एकदम रखें नहीं, there's no way you're going to change the way the game is being run. सही। एक तो ये बताइएगा कि अगर पाकिस्तान सपोज पुल आउट करता है और कोई नुकसान होता है फाइनेंशियल, तो क्या वो पाकिस्तान को सू कर सकते हैं, पाकिस्तान से कॉम्पनसेशन ले सकते हैं? और दूसरी चीज़ ये कि ये कितना बड़ा लेवरेज है हमारे लिए उस्मान साहब, क्योंकि मुझे याद है 2008 में जब मुंबई अटैक्स हुए थे और ये बातें चल रही थी कि क्या पाकिस्तान प्लेयर्स को इन्वाइट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, तो उस वक्त पाकिस्तान ने खुद ये कह दिया कि हम अपने प्लेयर्स को आईपीएल में नहीं भेजेंगे। और उस वक्त भी मैं चैटर यही सुनता था कि अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं जाएंगे तो आईपीएल तो चल ही नहीं सकता, वो तो नाकाम हो जाएगा। उस साल पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं गए, लेकिन आईपीएल हुआ, उसी धूम से हुआ। और फिर अगले साल जब हमने फैसला किया कि अपने प्लेयर्स को भेजेंगे, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को कभी उसमें सिलेक्ट नहीं किया गया। तो आईपीएल तो चलता रहा, आईपीएल को उस हद तक नुकसान नहीं हुआ। तो ये वैल्यूएशन या फाइनेंशियल लॉस, ये कितना बड़ा लेवरेज है पाकिस्तान के पास? और दूसरा कॉम्पनसेशन। जी, पहला जो आपका सवाल था ना कि आईसीसी सू कर सकता है या नहीं, लीगली अगर आप सोचें इस केस के बारे में, लीगली मुझे नहीं लगता कि कोई इतना स्ट्रॉन्ग केस आप बना सकते हैं, बिकॉज प्रेसिडेंट ये है कि एक मुल्क ने, इंडिया ने, अपनी टीम को मना करा पाकिस्तान जाने से और कहा कि आपको कहीं और खेलना है। एटलीस्ट ये हमें वर्जन दी है। बाय द वे, ऑन द रिकॉर्ड इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं बोला है ये, और ऑन द रिकॉर्ड बीसीसीआई गवर्नमेंट ने अब तक नहीं बोला है, मगर ये प्रेसिडेंट आपके पास है। लीगली आप अगर कोर्ट में जाके आर्ग्यू करते हैं कि भाई पाकिस्तान ने क्यों पुल आउट करा है, पाकिस्तान सिंपली कह सकती है, पीसीबी कह सकती है कि भाई हमारी हुकूमत ने हमें इजाजत नहीं दी है, आपको और जो करना है आप कर लें, मगर इसका प्रेसिडेंट ये है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने उनकी टीम को इजाजत नहीं दी पाकिस्तान में खेलने की, और इस बार बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने भी बांग्लादेश को इजाजत नहीं दी। तो आप एक केस को इन द कोर्ट ऑफ लॉ, आपको तो सब केस इक्वल करने ना। कोर्ट ऑफ क्रिकेट में आप चाहे ना इक्वली ट्रीट करें, मगर इन द कोर्ट ऑफ लॉ यू विल हैव टू ट्रीट ऑल दोस केसेस एज इक्वल, बिकॉज हर जगह यही हुआ है कि गवर्नमेंट ने अपनी टीम को रोका है। तो लीगली शहजाद, आई डोंट थिंक कि इतना कोई वीक केस होगा पाकिस्तान का अगर पाकिस्तान पुल आउट कर देता है और ये एक्सक्यूज यूज करता है कि भाई हमारी, इसीलिए आई थिंक मोहसिन नकवी ने वेरी स्मार्टली हैज सेड कि मैं हुकूमत हमें बताएगी। तो अगर हुकूमत कहती है कि नहीं जा सकते हैं, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग केस। चाह रहा सवाल फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन का, आप जो आईपीएल का कितना बड़ा लेवरेज है, जी, आईपीएल का जो आप नरेट कर रहे थे, वो उस वक्त सिचुएशन क्रिकेट का अलग था, थोड़ा इकोनॉमिक इम्बैलेंस क्रिकेट में अलग था। आई डोंट थिंक, और आईपीएल की शुरुआत थी, तो उस वक्त आई थिंक वो एक क्वेश्चन जायज था कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स विल बी अ बिग पार्ट ऑफ इट, बिकॉज उनकी वैल्यू है। उस जमाने में प्लेयर्स थे शोएब अख्तर, उस जमाने में प्लेयर्स थे शाहिद आफरीदी, उस जमाने में थे उमर गुल था, ये सब थे प्लेयर्स, और उस वक्त जायज था बिकॉज आईपीएल भी शुरू में अभी स्टार्ट हुई थी और किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन अभी जो आपके पास बेसिक वो है ना क्वेश्चन है, वो ये है कि इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस होते हैं वो किसी भी ब्रॉडकास्ट राइट्स डील में 20 से 30% का वैल्यू उसी मैच पे आता है। सही। इफ एवरीवन इज हैप्पी टू पुल आउट दैट गेम एंड टेक दैट लॉस, ठीक है भाई, आप फिर आगे चलें, आप इंडिया मैचेस, पाकिस्तान मैचेस खत्म कर दें। लेकिन द फैक्ट दैट इस एनवायरनमेंट में एक जंग के बाद अभी भी पाकिस्तान इंडिया के मैचेस 3 हुए एशिया कप में, वर्ल्ड कप में भी प्रोबेबली 2 ही होंगे मैचेस, शायद 3 भी हो जाएं आगे जाके। इट क्लियरली मींस कि दे हैव चोजन टू मेक मनी ओवर नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है, राइट? तो अगर आप अब नाउ इफ यू कॉल दैट आउट एंड से कि अच्छा अब बोलो हम तो नेशनल इंटरेस्ट ले रहे हैं, वी आर स्टेपिंग अवे फ्रॉम इट, नाउ यू से कि आपके लिए पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नेशनल प्राइड। तो आई थिंक इन दैट सेंस इट्स अ स्मार्ट मूव, बिकॉज मोहसिन नकवी इज कॉलिंग आउट कि भाई आप बता दें आपको नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा प्यारा है या पैसा। सही। अच्छा अहमद शहजाद साहब, इसमें ये भी आर्गुमेंट आएगा कि इतने टाइम पाकिस्तान के साथ ये ज्यादती होती रही कि हम तो बायलैटरल सीरीज भी खेलने गए इंडिया, लेकिन हमारी बारी होती थी तो इंडिया नहीं आता था। फिर जब हालात बेहतर हो गए उसके बाद भी हमने वहाँ पे जाकर जो है वर्ल्ड कप खेले या दूसरे टूर्नामेंट्स खेले जो मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स होते हैं, लेकिन इंडिया फिर भी यहाँ नहीं आता था। तो कोई और मुल्क हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ उस वक्त इस तरीके से कि ठीक है अगर पाकिस्तान के साथ आप ज्यादती करेंगे तो हम आपके साथ ज्यादती करेंगे। तो क्या ये कंसिडर करते हुए हमें इस हद तक आगे जाना चाहिए? फिर देखिए, आप यहाँ भी नोट करें ना कि कौन खड़ा होता, या तो हमारे साथ अफगानिस्तान के चांसेस थे या बांग्लादेश के, और आप देख लें कि उनकी गवर्नमेंट प्रो इंडिया थी, क्योंकि अफगानिस्तान के जो प्लेयर्स थे वो आईपीएल खेलने जा रहे थे, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे, उनके रिलेशनशिप अच्छे थे। और बांग्लादेश के साथ भी जब पिछली उनकी गवर्नमेंट थी, ये रजीम चेंज से पहले, उससे पहले जो शेख हसीना थी, उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। खैर आजकल वो हैं भी भारत के अंदर, तो वो कैसे खड़े हो सकते थे? उनका यानी मेन उन्होंने एजेंडा ये ताकत और था पैसे को भारत का। तरजीह दी ना, उन्होंने फिर असूल को और हक को तरजीह नहीं दी।
जी, तो उनका मेन एजेंडा जो था भारत का वो पाकिस्तान को आइसोलेट करना था। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई गलत कर रहा है या हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ तो पाकिस्तान भी वैसा ही करे, नहीं। हमने अपनी खुद मुख्तारी शो करनी है, हमने अपनी तालीमात शो करनी है, हमने अपने सही। जवाब देने हैं। एज़ आई सेड कि ठीक है, अगर आप इन ग्राउंड्स पे देखेंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि यार आपको क्या ज़रूरत है पंगे लेने की, आप जाएँ वर्ल्ड कप खेलें चुप करके, अपनी क्रिकेट बेहतर ठीक। करें। लेकिन एट द सेम टाइम आप अगर इसमें कूद गए हैं, तो अच्छी बात ये है कि आप हक के साथ खड़े हैं और फिर उसमें जो भी कॉन्सिक्वेंसेज़ हों, यू बेटर बेयर इट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद साहब, उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इसके पास। वेलकम बैक। गुल प्लाजा में आग लगने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दो इत्तेहादी इस वक्त आमने सामने हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान का मुतालबा है कि साने के बाद कराची को वफाक का हिस्सा बनाया जाए और 18वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए, जबकि आज एमक्यूएम पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि एक हाई पावर्ड कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया जाए। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का ये इल्ज़ाम है कि एमक्यूएम जानबूझकर इस मामले पर सियासत कर रही है और इस मामले पर 18वीं तरमीम की बात कर रही है। इसके अलावा फेयर ट्रायल ना मिलने और कल हादी अली चट्टा और ईमान मजारी के अरेस्ट के बाद आज इन दोनों को 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई है। जज अफजल मजोगा की अदालत में पीका के तहत इनको ये सज़ा सुनाई गई है। ये क्या मामला है, इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर राना सनाउल्लाह ने। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ गुल प्लाजा का, जिसमें 71 अफराद जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं, लोग अभी भी मिसिंग हैं, उनके प्यारे परेशान हैं और इस सब की जद में पीपल्स पार्टी आई है और उन पर बड़ी तनकीद हो रही है कि 18 साल से उनकी हुकूमत है। अब ऐसे में एमक्यूएम का ये मुतालबा है कि 18वीं तरमीम जो है उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि इख्तियारात आगे तक मुंतकिल नहीं किए गए, तो 18वीं तरमीम का ड्रामा ख़त्म करें और कराची को फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाएं। फिर उन्होंने एमक्यूएम ने ख़त भी लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से वो मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर हाई पावर्ड कमीशन बनाएं इंक्वायरी के लिए, ताकि आज़ादाना इंक्वायरी हो सके। क्या हुकूमत आज़ादाना इंक्वायरी के लिए हाई पावर्ड कमीशन बनाएगी और जो मुतालबात एमक्यूएम की तरफ से किए जा रहे हैं उस पर क्या रद्दमल होगा हुकूमत का? देखें, शहजाद जमहूरियत में मुतालबा करने का, डिमांड सामने लाने का या किसी भी वाक़े के ऊपर एहतजाज, अगर किसी की ये राय है कि वो होने वाले वाक़े के ऊपर वो एहतजाज करना चाहता है, तो ये सबको हक हासिल है। एमक्यूएम ने जो किया है, उन्होंने एहतजाज किया है या उन्होंने कोई मुतालबा किया है या उनकी एक स्पेसिफिक राय है, तो उन्हें सामने लाने पे मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जो है वो वेलकम किया जाना चाहिए और उनकी बात को सुना जाना चाहिए। रही ये बात कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर अमल करेगी या नहीं करेगी, तो मैं समझता हूँ कि ये मामला जो है ये कैबिनेट के सामने रखा जाए, इसको डिस्कस किया जाए और अगर इसमें पोटेंशियल है तो इसको ऑप्ट करने या इस पे अमल करने में भी कोई मुज़ायका नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर एमक्यूएम को जो है वो उसके साथ आर्गू किया जा सकता है और पीपल्स पार्टी का अगर इसके ऊपर नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है तो उसको भी सुना जाना चाहिए, उसको भी वैल्यू होना चाहिए कि किस में किस नुक्ता नज़र में वजन है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि ये कोई ऐसी यानी नाराज होने वाली या परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन लेकिन क्या ये जमहूरियत का राना साहब, क्या ये यही आपके तो लिए, खासा है कि हर किसी को बात करने की आज़ादी होनी क्या चाहिए। ये आपकी हुकूमत के लिए एक परेशानी की बात है? क्योंकि दोनों आपके इत्तेहादी हैं और एमक्यूएम इस वक्त आपसे उम्मीद लगा रही है, आपसे मुतालबात कर रही है कि आप हाई पावर्ड कमीशन बनाएं और कराची को फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर करें। दूसरी तरफ तनकीद हो रही है पीपल्स पार्टी पे, वो भी आपके इत्तेहादी हैं, तो आपके लिए तो एक मुश्किल फैसला है ना ये? नहीं, हमारे लिए ये बिल्कुल मुश्किल फैसला नहीं है और जिस तरह से मैंने अर्ज किया कि एमक्यूएम को ये मुतालबा करने का हक है, उनको अपनी बात करने का हक है और उसके जो है वो अपोजिट पीपल्स पार्टी का को नुक्ता नज़र इससे मुख्तलिफ है तो उन्हें भी अपना नुक्ता नज़र, अपना आर्गूमेंट सामने रखने की जो है वो पूरी आज़ादी होगी, पूरा हक हासिल होगा। उसके बाद कंसेंसस के साथ, देखिए ये मामला जो है ये कंसेंसस के साथ आगे बढ़ने या हल होने वाले हैं। अगर कंसेंसस हो जाता है जी। तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर इसमें क्या मुज़ायका है। अच्छा, अगर दिलचस्प बात यह है कंसेंसस के साथ वो आइन में अमेंडमेंट होनी है जी। या कोई आइनी इख्तियार पार्लियामेंट या गवर्नमेंट के पास है
और उसके तहत कोई फैसला होना है तो अगर कंसेंसस है तो वो जरूर होना चाहिए। सही। दिलचस्प बात यह राना साहब कि सबसे पहले 18वीं तरमीम का जिक्र इस साने के बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने किया था। उन्होंने कहा था कि 18वीं तरमीम के बाद ये सारे मामलात हैं, तो यानी कि वो इस पर तनकीद कर रहे थे और इसको पीपल्स पार्टी यही कह रही थी कि यार ठीक है, सानिया हुआ है, उस पर तनकीद करें, उस पर बात करें, लेकिन 18वीं तरमीम को लाकर आप बीच में सियासत कर रहे हैं। नहीं, देखिए 18वीं तरमीम के ऊपर जो तनकीद है, देखिए उसमें वो 18वीं तरमीम के ऊपर तनकीद नहीं है, बल्कि 18वीं तरमीम जो है वो दरअसल रुक गई है जाके सूबों में। ये बात हर कोई कर रहा है और इसको कोई डिफेंड भी नहीं कर पा रहा, ये भी बात है। 18वीं तरमीम जो है वो एक अच्छी तरमीम है, एक अच्छी कोशिश है कि मरकज से इख्तियारात जो हैं वो सूबों तक चले गए हैं, फंड्स की तकसीम हुई है, बाकी सारे मामला हुए हैं, लेकिन वो तकसीम, वो रिसोर्सेज का नीचे पहुंचना जो है वो उससे आगे भी तो जाना चाहिए ना। वो डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और यूनियन काउंसिल की सतह तक जाना चाहिए। तो 18वीं तरमीम के ऊपर जो तनकीद है, उस तनकीद के अंदर जो उसके अंदर जो बात छुपी हुई है वो ये है कि 18वीं तरमीम जो है वो ठीक है, लेकिन इसको ये रुक गई है जाके सूबाई दारुल हुकूमत में, इसको नीचे भी नहीं, जाना चाहिए। आप तो राना साहब फिर बात करें कि फर्दर इसको डिवॉल्व करें ना, आप तो मजीद डेवोल्यूशन की बात करें, लेकिन एमक्यूएम आपकी तो इत्तेहादी कह रहे हैं डेवोल्यूशन कि का नहीं, डेवोल्यूशन है ही ये। जी जी, लेकिन एमक्यूएम अगर तो कह रही है कि डेवोल्यूशन जो कराची है को फेडरल अगर टेरिटरी का जाके हिस्सा बनाया सूबों जाए में ना। रुक जाना तो फिर वो कौन सा डेवोल्यूशन है? लेकिन एमक्यूएम तो कह रही है कि कराची को वफाक के अंडर दे दें आप, ये डेवोल्यूशन तो ना हुई ना फिर। वो उसकी बुनियाद भी यही है। अगर आप एमक्यूएम से बात करें जी तो उनका जो मुतालबा है या जो उनकी महरूमी है या जो उनका एहतजाज है, उसको आप अगर समझे तो उसमें बात यही है नहीं, मतलब वो ये कह रहे हैं कि कि इस्लामाबाद से बैठ के कराची कराची को चलाएं तो वो सोर्सेज नहीं ठीक है, मिले, ये कराची को डेवोल्यूशन है। इख्तियारात नहीं मिले, कराची को जो है वो उसको जो है वो उसकी टेक केयर नहीं हुई, यही चीज है। हाँ, लेकिन कराची वो भी क्या ये कहते हैं क्या कि इस्लामाबाद से बैठ के कराची को चलाना इसको डेवोल्यूशन कहेंगे? देखिए ये तो एमक्यूएम का मुतालबा है ना, मैं जी जी इसके ऊपर जब इसके ऊपर अभी ना वो पेपर मैंने देखा है जो उन्होंने अगर कोई मुतालबा किया है या अगर उन्होंने कुछ लिखा है, ना इसके ऊपर कभी ना उनसे कभी बात हुई है। तो ये तो अभी उन्होंने मुतालबा किया है, उसके बाद देखेंगे कि उसमें वो क्या कहते हैं। सही। राणा साहब, एक और मामला जो है वो बोर्ड ऑफ पीस का है। ट्रम्प साहब का ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, इसमें पाकिस्तान ने भी शमूलियत इख्तियार कर ली है, इसमें हमारे इस्लामिक ममालिक भी शामिल हैं। अभी आपने कहा कि ये जो भी फैसला है एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान, इसको देखिए कैबिनेट के सामने लाएंगे और फिर वहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब ये जो मामला है बोर्ड ऑफ पीस का, इस हवाले से कल एक हाई सिक्योरिटी ऑफिशियल से मुलाकात हुई है कुछ जर्नलिस्ट की, और वहाँ पर जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि देखिए ये हुकूमत का फैसला था कि हमने बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करना है। अब एमक्यूएम पीपल्स पार्टी का मामला, आप कहते हैं कि देखिए कैबिनेट में इसमें बहस होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, कंसेंसस डेवलप होना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा मामला था जिसपे कोई कंसेंसस नहीं हुआ। पार्लियामेंट तो दूर की बात, कैबिनेट में भी डिस्कस नहीं हुआ और हमने फैसला कर लिया। इसकी क्या वजह है? हो सकता है फैसला दुरुस्त हो, गलत, तो इस पर लोगों की राय हो सकती है, लेकिन एक सैर हासिल गुफ्तगू तो हो सकती थी पार्लियामेंट में, काबीना में, फिर फैसला करते। ये क्यों नहीं किया गया? इस पे सैर हासिल गुफ्तगू हुई है और इसको कैबिनेट ने इंडोर्स किया है, और कैबिनेट की इंडोर्समेंट के बाद वजीर आजम पाकिस्तान ने जो है वो इसको एक्सेप्ट किया है या इसको जो है वो साइन कैबिनेट ने किया है। इसको इंडोर्स किया है? कब हुआ जी, ये इंडोर्स मामला? किया। देखें, मामला ये है कि ये जो डेवलपमेंट है ये कोई पिछले हफ्ते 10 दिन में हुई है, और इसी के मुताबिक जो है वो कैबिनेट से मिशावरत के बाद जो है वो गवर्नमेंट ने इसकी अप्रूवल या इसके ऊपर सिग्नेचर किए। ये इस बात का मुझे इल्म है। अच्छा, आई वॉज इन दैट कंसल्टेशन। ओके। इससे पहले हमने देखा था कि आप ही की हुकूमत थी, मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, और सऊदी अरब की ख्वाहिश थी कि यमन में जो जंग छिड़ चुकी थी उसमें पाकिस्तान अपना हिस्सा डाले, पाकिस्तान उसमें शामिल हो सऊदी अरब के साथ। लेकिन वजीर आजम नवाज शरीफ ने यह फैसला किया था उस वक्त कि इसको पार्लियामेंट में ले जाएंगे, वहां पर बहस होगी और फिर वहां पर नतीजा यह है कि पाकिस्तान फौज नहीं भेजेगा। उस वक्त पार्लियामेंट में डिस्कशन हुई, अब नहीं हुई, इसकी क्या वजह है? मेरा ख्याल है कि अगर इसके ऊपर कोई डिस्कशन होनी हुई तो वो इन कैमरा डिस्कशन जो है वो हो सकेगी, क्योंकि ये जिस मामले का हवाला आपने दिया है तो उसी डिस्कशन में और उसी मामले में फिर कुछ इस किस्म की भी तकारीर हुई थी, जिसको बाद में जो है वो पाकिस्तान को जो है वो फेस इस अंदाज में करना पड़ा
कि हमारा एक इंतहाई अच्छा दोस्त मुल्क जो था, उन्होंने उसके ऊपर नाराजगी का इजहार किया। तो ये जो मुल्कों के दरमियान मामलात हैं, या जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर आपने जी जो है वो अपने मुफादात का और अपने मुल्क के जो यानी तकाजे हैं उनके मुताबिक आपने एक्ट करना होता है। तो इसमें जो है ये सारी चीज़ें जो है इनको सबको ही मलूज़ खातर रखा जाना चाहिए, रखा जाना जाता है। राणा और साहब ये हो बड़े सकता है, ही हसास मामलात होते हो हैं। सकता है इनके ऊपर आप जो है वो अगर तकारीर ही शुरू कर दें तो फिर बात जो है ना वो कहाँ से कहाँ चली जाती है। राणा साहब हो सकता है कि वक्ती तौर पे जिनका मुतालबा वो हमारे दोस्त ममालिक का वो नाराज हुए हों, लेकिन आज ताल्लुकात उनसे बेहतर है। और दूसरा, लॉन्ग टर्म में उस फैसले को कि हम यमन में हिस्सा नहीं बनेंगे जंग का, बल्कि हम सालिस का किरदार अदा करेंगे, उसको आज भी अप्रिशिएट किया जाता है कि एक बेहतर फैसला था, उसके नताइज बेहतर हुए हैं पाकिस्तान के लिए। बहरहाल ये जो है ये एक राय है कि उसको अप्रिशिएट किया जाता है या उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता। ये चीज़ें जो हैं ये बाज़ मामलात में अगर आप समझते हैं या अगर आप ये ख्याल करते हैं कि किसी को आपके साथ खड़ा होना चाहिए, तो फिर आपको भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अगर आप किसी के साथ खड़े नहीं होते तो कोई आपके साथ जो है वो खड़ा नहीं होता। सऊदी अरब वो मुल्क है जो हर हाल में जी और हर मुश्किल में जो है वो हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो इसलिए उसके साथ खड़े होने में ही पाकिस्तान की नहीं, जो इसीलिए है वो इसीलिए मैं कह रहा हूं, बेहतरी। इस नुक्ते पे तो मैं अभी बहस ही नहीं कर रहा कि हमें हिस्सा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, सिर्फ मैं ये बात कर रहा हूं कि इसको पार्लियामेंट में डिस्कशन में ले आते। दूसरा, लेकिन आप कह रहे हैं कि चले वहां पे डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन आप कह रहे हैं कि काबीना में तमाम काबीना मेंबर्स के सामने इस पर बहस हुई थी और उसके बाद आप लोग इस फैसले पे पहुंचे थे कि हमने बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनना है। जी, कैबिनेट की अप्रूवल के साथ वजीर आजम ने ये फैसला या ये सही, सिग्नेचर जो है वो किए। ठीक। राणा साहब, एक और मामला है और उसमें भी ऑब्वियसली अब हमारे सिफारती ताल्लुकात तक वो बात पहुंच गई है। वो है वर्ल्ड कप क्रिकेट का। T20 वर्ल्ड कप अगले महीने स्टार्ट होना है। बांग्लादेश ने कहा कि हम इंडिया में नहीं ट्रैवल करेंगे, वहां जाके नहीं खेलेंगे, और आईसीसी ने ये फैसला किया कि बांग्लादेश नहीं आएगा तो फिर हम स्कॉटलैंड को वहां पे बुला लेंगे, और ये फैसला हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान ने इस पूरे मामले में बांग्लादेश की सपोर्ट की और हमने, हमारे कहने पे आईसीसी की मीटिंग हुई, वहां पे ऑब्वियसली पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया, बाकी बाकी ममालिक ने नहीं किया। लेकिन आज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब, जो कि वजीर दाखिला भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम गौर कर रहे हैं कि क्या हम इस वर्ल्ड कप के लिए जाएं या ना जाएं, और हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस सामने मौजूद हैं। अब बहस तो ये होगी कि इससे हमारे क्रिकेट को नुकसान होगा, फायदा होगा, लेकिन अगर हम नहीं जाते तो सिफारती तौर पे क्या हमें इतना ज्यादा इसका फायदा है, या ये हमारे मफाद, हमारे हक में जाता है? कैसे देखते हैं इस मामले को आप? देखिए, इसमें जो है वो जब डिटेल्ड डिस्कशन होगी तो उसमें सारी चीज़ें जो है वो उनके ऊपर बेहतर तौर पे जो है वो रोशनी डाली जा सकेगी। प्रेमा शाही जो है वो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि हमें बांग्लादेश के साथ जो है वो खड़ा होना चाहिए। बांग्लादेश के साथ खड़ा होना जो है वो इन दी लॉन्ग रन जो है वो हमारे मुफाद में होगा। ठीक है, क्रिकेट में थोड़ा नुकसान जरूर होगा और हो सकता है कि हमें कोई पैसे वैसे जो है वो कम मिले, तो चलो को थोड़ा जो है वो थोड़े पैसों में भी गुजारा किया जा सकता है। लेकिन इसके जो है वो बड़े ही दूररस जो है वो इसके असरात होंगे। और अगर पाकिस्तान आज बांग्लादेश के साथ खड़ा हो गया तो वो जो हमारी एक सेपरेशन, एक अलहदगी जो है वो आज से कोई 50 साल कबल हुई थी, जी तो शायद एक दोबारा एक ऐसे तल्लकात की जो है वो दौर में हम दाखिल हो जाएं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो दो भाइयों की तरह जो है एक दूसरे का सहारा भी हों और आगे बढ़ सके। सर, इन ताल्लुकात से पाकिस्तान को कितना फायदा होगा, हमारा मफाद इससे किस हद तक जुड़ा हुआ है? और दूसरा सवाल कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हो रहे हैं या एंटी शेख हसीना वाजिद ग्रुप के साथ खड़े हो रहे हैं? क्योंकि देखें, 1971 के बाद से इंडिया ने बड़ा इन्वेस्ट किया, लेकिन कहा जाता है बांग्लादेश में नहीं किया, उनके लोगों में नहीं किया, बल्कि शेख हसीना वाजिद के साथ किया। उनकी हुकूमत गई और देखें आज इंडिया के जितने भी डिप्लोमेटिक एफर्ट थे वो जीरो हो चुके हैं। तो हम क्या वही प्लेबुक अपनाना चाह रहे हैं, या हम कह रहे हैं कि नहीं, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं यहाँ पे सिर्फ? नहीं, देखें, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, हमें बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। और बांग्लादेश जो है वो इंडिया के अगेंस्ट खड़ा है।
सर कब तक? इंडिया अगर हमारा कल, अभी तो दुश्मन अबूरी है। हुकूमत है, कल को दोबारा इंडिया हमारा शेख दुश्मन है। हसीना वाजिद या और उनके दूसरी बात पार्टी की ये हुकूमत आ है, जाती है, फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? अवामी लीग आ जाती है, फिर कहां खड़े होंगे हम? देखिए मामला ये है कि हम तो बांग्लादेश के साथ खड़े हैं ना। और बांग्लादेश अगर आज इंडिया के खिलाफ खड़ा है तो हमने तो इस चीज़ को देखना है। और हमने जो है वो जो भी हुकूमत है, हम मेरा ख्याल है कि हमें इस डिटेल में या इस तफसील में जो है वो नहीं जाना चाहिए। इंडिया जो इस वक्त जो सूरत हाल फेस कर रहा है वहाँ बांग्लादेश में, वो इसी वजह से कर रहा है कि इंडिया ने अपनी मुदाखलत को इस हद तक कर दिया कि उसने वहां पे जाके मुख्तलिफ पार्टीज के दरमियान जो है वो उसने अपनी पोजीशन जो है वो ले ली। उसका उसे आज सामना है। हम ये पोजीशन बिल्कुल नहीं लेंगे, हमें ये लेनी भी नहीं चाहिए। लेकिन मामला ये है कि हमें बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। और इस वक्त बांग्लादेश का स्टांस है, वो जो खिलाड़ी जिसको उन्होंने रोका वहां पे जाने से, वो कोई अवामी लीग का तो नहीं था। और इसी तरह से जो टीम है वो टीम कोई अवामी लीग की तो नहीं है ना, वो खालदा जिया की है ना, वो उस नेशनल अलायंस जो जी, अबूरी स्टूडेंट्स हुकूमत है। का था उसकी है, वो तो बांग्लादेश की है। सही। राणा साहब, एक और मामला, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और लॉयर हादी चट्टा और ईमान अली मजारी को आज 10 साल की सजा दी है कोर्ट ने, और ये केस था पीका के तहत उनको सजा दी गई है उनके कुछ ट्वीट्स के हवाले से। इस पूरे प्रोसेस में हमने ये देखा कि ये केस ट्वीट्स के हवाले से चल रहा था, लेकिन जब उनको बेल मिली तो एक पुराना केस डाल दिया गया, जब उसमें बेल मिली तो 1 साल पुराना केस डाल दिया गया, और फिर उनको जिस तरीके से अरेस्ट किया ये भी सबने देखा। आज उनको 10 साल की सजा हो गई है, और इस पूरे ट्रायल में एक तो केस मेरिट के एक बात है, और दूसरा जो जिस तरीके से केस चलाया गया उसमें फेयर ट्रायल का हक तो उनको नहीं दिया गया। पहले उनको उनके वकील करने की इजाजत नहीं दी गई। फिर जब जिरा हो रही थी तो उनको अदालत के कमरे से बाहर निकाल दिया गया। फिर जब उन्होंने कहा कि हम खुद जिरा करेंगे, उनको उसका भी हक नहीं दिया गया। आज 342 का बयान भी उनसे नहीं लिया गया। आपको लग रहा है कि ये इंसाफ हो रहा है कि ट्वीट के मामले पे 10-10 साल की सजा देना? देखिए मैं इसकी तफसील में तो नहीं जाना चाहूँगा। और जो आपने एक मौक़िफ़ दिया है ये एक तरफा मौक़िफ़ है। और ये ईमान मज़ारी साहबा का या उनके जो हस्बैंड है हादी साहब, ये उनका मौक़िफ़ है। एक दूसरी तरफ भी मौक़िफ़ है कि उनको बार बार मौके दिए गए, उनको बार बार ये कहा गया कि आप इसको जरा कर लें। वो बार बार जो है वो अदालत को जो है वो अदालत की तज़हीक और तौहीन जो है वो करती रही। वो जिस किस्म की अदालत में गुफ्तगू करती रही वो भी आपके सामने होगा, आपके इल्म में होगा। देखिए मामला ये है कि ईमान मज़ारी साहबा जो हैं वो एक ख़ातून होने के नाते मुझे बिल्कुल जो है वो उनका बतौर एडवोकेट भी बड़ा एहतराम है। और बिल्कुल मैं उसे अपनी छोटी बहनों या बेटी की तरह जो है वो समझता हूँ। लेकिन मामला ये है कि अब इस किस्म की जो यानी अजहार है, या इस किस्म का जो जिन लोगों ने ये रवैया अपनाया हुआ है कि वो लोग उस वर्दी को गाली देते हैं, वो लोग उन लोगों को गाली देते हैं जो लोग इस मुल्क के लिए जो है वो अपनी जानें जो है वो निछावर कर रहे हैं। उन लोगों की वजह से हम आज जो है वो दहशत गर्दों से महफूज हैं। वरना यही तश्कीलें जो 5 और 7 लोगों की आती हैं, ये कोई 8-10 हज़ार की तश्कील आएगी और आके फिर यहाँ पे जो हशर करेगी, तो वो फिर सबको जो है वो मालूम होना चाहिए। अब मामला ये राणा है साहब, कि उनके उनके जो उनके जो ट्वीट्स हैं इस उस हद पर, तक किसी को जाने की इजाजत ना होनी चाहिए, ना जी किसी को जाना चाहिए। राणा इन साहब, लोगों को इन इन हरकतों से बाज आना चाहिए। अब अच्छा राणा साहब, अगर ये बाज नहीं उनके आएंगे ट्वीट्स पर तो एतराज फिर हो जो सकता है। जो जो सलूक है वो फिर इससे ऐसा ही होगा और इससे भी सख्त होगा। हाँ, लेकिन राणा साहब, उनके ट्वीट्स पर एतराज हो सकता है, उनके ट्वीट्स पे मेरिट पे फैसला भी होना नहीं, चाहिए, लेकिन जो एतराज नहीं नहीं, हो सुन तो सकता। नहीं लीजिए, नहीं, मेरा सवाल तो सुनने सुन लीजिए। सुनने नहीं शहजाद साहब, एतराज नहीं हो सकता। आप मुझे ये बताएं कि लोग जो है वो यानी ये जो ऑफिसर्स, जो सोल्जर्स, जवान जो शहीद हो रहे हैं, आप उनकी जरा उनकी तस्वीरें तो देखें। यानी कितने खूबसूरत कड़ियल जवान जो है, जी जी। वो फैमिलीज जिन्होंने उनको पाला पोसा और जो है वो शहीद हो रहे हैं। कोई 28 साल का है, कोई 26 साल का है, किसी का बच्चा जो है वो 3 माह का है, किसी का जो है वो 6 माह का है। आप मुझे बताएं कि आप उनको अपने ट्वीट्स में जो है वो नफरत का, तज़हीक का निशाना बनाएं और आप दहशत गर्दों की हमायत करें। ये चीज जो है ना, ये बर्दाश्त नहीं हो सकती। आपने अगर ट्वीट करने का गालियां देनी है
तो सियासतदानों को दे, गवर्नमेंट को दे। जमहूरियत में आपको गवर्नमेंट को जो है वो क्रिटिसाइज करने का हक हासिल होता जी है। जी। ये जमहूरियत होती है, ये इजहार अच्छा राय राणा की साहब एक आज़ादी सेकंड, होती है। राणा ये साहब आज़ादी प्लीज नहीं होती जरा मेरा कि सवाल सुन आप लीजिएगा। उन लोगों को जो है वो गालियां देनी शुरू कर राणा दें। साहब मेरा सवाल सुन लीजिएगा। 8 अगस्त 2019 में ईमान जैनब मजारी ने ये ट्वीट किया, इनक्रेडिबली स्टूपिड डिसीजन टू अरेस्ट मरियम नवाज एट दिस टाइम, आई मीन हैव सम सेंस ऑफ टाइम एंड प्लेस। 2018 जुलाई 13 जब नवाज शरीफ साहब को सजा हुई और लंदन से वो वापस आ रहे थे अपनी सजा काटने के लिए, तो उन्होंने ट्वीट किया, आई कांट स्टैंड नवाज शरीफ बट आई विल स्टैंड ऑन द साइड ऑफ डेमोक्रेसी अगेंस्ट द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स डर्टी पॉलिटिक्स। नवाज शरीफ इज कमिंग बैक टू सर्व टाइम फॉर हिज करप्शन, he is doing it for civilian supremacy. When will the generals finally be brought back and thrown in the jail? जब वो नवाज शरीफ साहब के साथ ये ट्वीट कर रही थी उनके हक में, उस वक्त पीटीआई जो है उनके ट्रोल्स उनको अटैक करते थे। उस वक्त पीटीआई के जो ट्रोल्स हैं उसको एंटी स्टैब्लिशमेंट कहते थे, एंटी स्टेट कहते थे, ये बातें होती थी। आज आप दूसरी साइड पे आप ये बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं दूसरी साइड पे ये बातें बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल एक वाज़ेह मौक़िफ़ की मैं बात कर रहा हूँ कि ये हमारे जो इस तरह के कुछ और लोग भी हैं, और वो लोग जो हैं वो बाहर बैठे हैं। देखिए, मामला ये है कि उनको हुकूमत से इख्तलाफ है, उनको ये नज़र आ रहा है कि जी अदलिया की आज़ादी के ऊपर कोई कदगन लगाई गई है या पार्लियामेंट ने कोई गलत अमेंडमेंट कर दी है, तो ठीक है, गवर्नमेंट के खिलाफ वो बात करें, गवर्नमेंट को हदफ़े तनकीद बनाएं, गवर्नमेंट को अगर वो गालियाँ देनी चाहती है वो भी दें। लेकिन मामला ये है कि इस वक्त जो हमारे हालात हैं, जो हमारी सूरत हाल है कि रोज़ हम जो है वो शहदा के जो है वो लाशें उठा रहे हैं, तो फिर कम से कम इन हालात के और इस मौजूदा सूरत हाल के पेश जी, नज़र इन लोगों को कुछ ना कुछ जो है वो ख्याल किया जाना ऑब्वियसली चाहिए। राणा अगर साहब। उन्होंने ये अगर ट्वीट उन्होंने किए हैं, इसमें हो सकता है कि आपको एक आध ट्वीट ऐसा भी मिल जाए कि जब मेरे खिलाफ केस हुआ था तो उस वक्त भी उन्होंने जो है वो बात की थी। मामला ये है कि इसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि उन्हें जो है वो हमारे उन अदारों के खिलाफ, जो अदारे इस मुल्क के लिए इस वक्त अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, उनके खिलाफ उनको इस किस्म के ट्वीट नहीं करने जो चाहिए, राणा साहब जो जो वो आप ये बात कर करती रहे हैं, रही जो है, लोग जाने देते जो हैं, वो करती अफसर, रही है, जवान, बल्कि पिछले दिनों में भी उन्होंने किए हैं। सही, जो शोधा के हवाले से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनका एहतराम बिल्कुल अपनी जगह है। और जैसे मैंने कहा कि अगर एतराज है या जो मेरिट पे फैसला है वो तो होगा, लेकिन जैसे आपने कहा कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, सिविल सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू है, ये इस्लामाबाद बार का पॉइंट ऑफ व्यू है कि फेयर ट्रायल का जो हक मिलना चाहिए वो उनको उस तरीके से नहीं दिया गया। जब जरा का हक नहीं है, जब अदालतों से बाहर निकाल दिया जाता है, जब 342 का बयान नहीं होता, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, ये तो फैक्ट्स है ना राणा साहब। नहीं, ये फैक्ट्स इस तरह से नहीं है। ये फैक्ट्स जो हैं, ये फैक्ट्स जो जब सामने आए थे, ये आज से कुछ तकरीबन 2 हफ्ते पहले भी इसके ऊपर काफ़ी बात हुई थी कि जो उनको ये हक नहीं दिया जा रहा, ये नहीं दिया जा रहा। तो मैंने इनके मतलब ज़ाती तौर पे जो है वो मालूम किया था। तो मामला ये है कि उन्होंने भी जो है वो जो तरीक़ाकार अपनाया हुआ था, उसके तहत अगर अदालत जो है वो अगर थोड़ा-सा जो है वो इसके ऊपर अपना जो है वो तरीक़ाकार को इस तरह से ना करती, तो वो भी शायद फिर जो है वो मेरा ख़्याल है कि वो साल हर साल वो ना जरा करते, ना वो एविडेंस मुकम्मल होने देते, ना वो केस का ट्रायल जो है वो उसको मुकम्मल होने देते। तो वो चीज़ें ऐसी हैं, वो ठीक है जब अदालत में ट्रायल हो रहा हो और किसी को मालूम हो कि ये बात जिसका मेरे ऊपर इल्ज़ाम है, ये तो मैंने की है और 2 जमा 2 4 साबित है, तो फिर लोग जो है वो इस किस्म के तरीक़ाकार अपनाते हैं कि ट्रायल जो है वो कंक्लूड ना हो, तो उसमें फिर बाद औक़ात अदालत जो है वो भी फिर एक कोर्सिव या कह लें कि एक ऐसा रवैया अपनाती है कि मामला जो है वो कंक्लूड हो। बहुत बहुत तो शुक्रिया। ये तो प्रोसीजरल चीज़ें हैं। बहुत बहुत अगर शुक्रिया। साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे इस पर। वेलकम बैक नाज़रीन। सानिया गुल प्लाजा पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाजिया मरी। शाजिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस साने के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान ने पहले ये मुतालबा किया कि कराची को वफाक का हिस्सा बनाया जाए, 18वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए। अब उन्होंने वज़ीर आज़म को यह ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक हाई पावर्ड कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया जाए। आज हमने देखा कि सिंध में FIR तो कट गई है इस वाक़े की जिसमें गफलत की बात की गई है, लापरवाही की बात की गई है, लेकिन अब अगर ये मुतालबा किया जाता है कि एक वफाक हाई पावर्ड कमीशन बनाए
तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके हक में होगी? देखिए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि एमक्यूएम जिस तरह के तरीके से रिएक्ट कर रही है, उसके पीछे मकासद क्या है या मकसद क्या है। जिस तरह का वाकया पेश आया है बहुत तकलीफदेह है, हम सबको इस पर बहुत शदीद तकलीफ हुई है। और यकीनन जिन लोगों ने अपने प्यारों को खोया है, जो लोग शहीद हुए हैं, वो एक बहुत बड़ा सान्या है। और उस पर जितना भी कोई भी जी शऊर इंसान कंट्रीब्यूट करे चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, वो एक अच्छा अमल होगा। लेकिन एमक्यूएम डे वन से, मतलब अभी रेस्क्यू का अमल चल ही रहा है, अपनी इनिशियल स्टेजेस में है, उस वक्त से हम देख रहे हैं कि एमक्यूएम जो है वो एक तो सियासी बयानबाजी कर रही है और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, बड़ा नेगेटिव रोल अदा कर रही है। और इस पर बहुत मुझे अफसोस है। देखिए, जिस तरह की टाइमिंग का इंतखाब उन्होंने किया ये बातें करने का, वो मुनासिब नहीं था। बातें क्या, 18वीं तरमीम। भाई, 18वीं तरमीम का इस आग से क्या ताल्लुक था? और उसके बाद वफाकी वजीर जो जिनका ताल्लुक नून लीग से, वो ऑन द फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली खड़े होकर वो भी 18वीं तरमीम करिकुलम की बात करते हैं। और मौजू क्या डिस्कस हो रहा है उस वक्त? गुल प्लाजा की आग। देखिए, गुल प्लाजा में जो आग लगी है, उसके ऊपर आप मुझसे 10 बातें भी कर लें, मैं अगर आप कहेंगे कि जी यहाँ पर ये कमी पेशी थी, मैं उसका भी समझती हूँ कि उस पर भी बात होनी चाहिए और चीजों को बेहतर करने की जरूरत है और होनी भी चाहिए। लेकिन 18वीं तरमीम पर बात करना सरहन अपने किसी सियासी एजेंडा को फर्दर करने की बात है। और अगर गुल प्लाजा का 18वीं तरमीम से कोई ताल्लुक जोड़ने की भी बात की जाए, तो इससे कोई ताल्लुक बनता नहीं है, क्योंकि जो मामलात गुल प्लाजा को लेकर हैं, जिस पर के चीफ मिनिस्टर सिंध ने बात की है, उन्होंने बिल्कुल वाजे कर दिया है कि गुल प्लाजा के बनने से लेकर उसकी जो लीज है, उसकी जो रेगुलराइजेशन है, जो जी। सारा अमल है, वो 18वीं तरमीम से पहले का है। तो 18वीं तरमीम का इससे कोई ताल्लुक बनता नहीं है। अफसोस इस बात का है कि इस मौके को अपनी जो सियासी चूरन है वो बेचने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक खत का आपने जिक्र किया, मैं ये भी बात कह दूं कि जी सिंध हुकूमत ने तो इंक्वायरी भी इनिशिएट की हुई है, और ये तक सीएम सिंध ने कहा है कि जी अगर जुडिशियल इंक्वायरी कराने की जरूरत पड़ेगी हम वो भी कराएंगे। और फिलवक्त जिस किस्म की वो इंक्वायरी करा रहे हैं उसमें फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी है। और जो लैब्स जिनसे वो रुजू कर रहे हैं वो सारी सिंध में नहीं है, सिंध के बाहर भी वो लैब्स हैं। सो हर तरीके से कोशिश की जा रही है साइंटिफिकली एंड अदरवाइज के इस इंक्वायरी को शफाफ बनाया जाए और शफाफ तरीके से उन तमाम मुहर्रिकात तक पहुंचा जाए जो इस पूरे इंसिडेंट के पीछे हैं और शाजी जिनको मरी साहब, मालूम पहले इस करने से। इंक्वायरी के हवाले से जी बात कर लेते हैं। जो सिंध हुकूमत करवाएगी वो तो जी अपने इदारों के, अपने जो इदारे हैं जो उनके मातहत हैं उनके खिलाफ होगी, तो वो कितनी इंडिपेंडेंट होगी? मिसाल के तौर पे अभी ये बात चल रही है ना कि 2 साल पहले पता चल गया था कि 265 में से 155 बिल्डिंग्स के पास तो फायर का कोई निजाम ही है, कोई एक्शन नहीं हुआ उनके खिलाफ। तो एसबीसीए, सिविल डिफेंस, जो भी आपके अपने इदारे हैं, फायर डिपार्टमेंट हो गया, केएमसी हो गया, जो उनकी गफलत है आप उनको कॉल आउट करेंगे, उनके खिलाफ वाकई कोई शफाफ तहकीकात होगी? इस पर तो एक शक है ना, क्योंकि ये ट्रेंड तो हमें नजर आ रहा है कि पहली आग तो नहीं है ना, इससे पिछली भी आग लगी है, बहुत कुछ हुआ है। किसको अकाउंटेबल ठहराया गया है? आज तक आपने बात की कि ठीक है, हो सकता है एमक्यूएम ने गलत तरीके से इसको बनाया हो, फिर जमात इस्लामी के जो मेयर आए उन्होंने भी ज्यादती की हो, लेकिन एसबीसीए था वो इस चीज की निशानदेही करके, इसको कॉल आउट करके पहले इकदाम ले सकता था, नहीं लिए गए ना। नहीं, आई टोटली अग्री विद यू व्हाट यू आर सेइंग कि कहीं ना कहीं तो एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन ऐसा लेना पड़ेगा कि आइंदा इस तरह के काम ना हो। और पहले भी आपने आग का जिक्र किया, 3 तो वाकयात हैं हमारे जहन में जो हुए हैं। एक तो वो बोल्टन मार्केट का हुआ है और उससे कबल भी टिम्बर मार्केट का हुआ है, और बल्दिया का तो आपको पता है कि जी। उसके पीछे तो बहुत ही दर्दनाक हकायक है। तो मैं तो अगेन, अगर हमें ब्लेम गेम करना होता तो हमारे पास बहुत मवाद है। 35 बरस जिन लोगों ने कराची शहर पर हुक्मरानी की और आज अपने आप को जवाबदेह नहीं समझते, हम ये बातें उठा सकते थे, पर हमने ये बातें नहीं उठाई क्योंकि हमने इसको जेन्युइनली एक ऐसी ट्रेजेडी जो कि हम सब के लिए ट्रेजेडी है, हमने इसके ऊपर फोकस भी रखा, रेस्क्यू एफर्ट्स पर भी रखा, और जो दीगर काम सिंध हुकूमत के हैं उन्होंने जो शुरू किए हैं, मिसाल के तौर पर अब उन्होंने ऑडिट किया तमाम एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स का, जो मेरे ख्याल है 770 नॉन कंप्लाइंट बिल्डिंग्स थी, उनका उन्होंने जो है उनको नोटिस इशू किए हैं। 159 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिसकी इंस्पेक्शन, फिजिकल इंस्पेक्शन वो कर चुके हैं, जी। और आगे भी वो इंस्पेक्शन जारी रखेंगे। ये मैं समझती हूँ कि एक ऐसा अमल है
जो जिसको होना जरूरी है। आपने जिक्र किया कि कुछ मालूमात थी। मेरा ख्याल है कि इस वक्त सिंध हुकूमत बिल्कुल ये कह रही है कि हमारे पास ऐसी कोई तहरीरी चीज मौजूद नहीं थी, लेकिन अगर है भी तो मैं समझती हूँ कि दिस इज एन मुझे सिर्फ इसका अपॉर्चुनिटी टू बताइएगा, क्योंकि फिक्स एमकेएम ने जो थिंग्स। खत लिखा है वो लिखा है ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम्स एंड द फैमिलीज ऑफ गुल प्लाजा इंसिडेंट, तो क्या ये जो हाई पावर्ड कमीशन की बात हो रही है पीपल्स पार्टीज को सपोर्ट करेगी? आपको कोई एतराज है इस पर? लेकिन मेरा तो ख्याल है उन विक्टिम्स और अफेक्टीज को कुछ पता भी नहीं है कि कौन इस पे कैसी सियासत खेल रहा है। ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर सिंध ने तो 1 करोड़, जो कि यकीनन किसी की जान का नेमुल बदल नहीं है, पैसा किसी को वापस नहीं ला सकता, 1 करोड़ रुपया उस अफेक्टेड फैमिली को दिया है जिनके यहाँ किसी एक शख्स की मौत हुई है। तो ठीक है, ये एक शख्स के लिए, लाइक आई सेड, इट्स नॉट इनफ, इट विल नॉट ब्रिंग द नहीं, पर्सन ये बैक। सिर्फ शाजिया साहब तो ये बात नहीं कि इट्स नॉट इनफ। ये 1 करोड़ रुपए जो टैक्स पेयर का आप इनको देंगे, इसकी बेहतर यूटिलाइजेशन हो सकती है। मेरा पैसा है, आवाम का पैसा है। नहीं, मैं अगर आगे अगर भी अगर आपको फायर बताऊं। ब्रिगेड हो, अगर प्रॉपर जो आपके इदारे हैं उनमें ये पैसा I'm बेहतर telling you तरीके से this. लगे, Yes. तो शायद बोल्डन Yes, मार्केट, I टिम्बर agree. मार्केट में, गुल प्लाजा में हमें ये पैसे इस I तरीके से ना agree. देने पड़े हों। I इससे agree. बहुत कम I पैसे में हम agree. बेहतर सहूलियतें दे सकते हैं, जिससे हम मैं डिजास्टर होने से आपको बचाएं। देखिए, मैंने खुद भी मालूम किया, मैंने कहा जी और क्या हो रहा है, सिंध गवर्नमेंट और क्या कर रही है। तो देखिए, 5 लाख रुपए की रकम टेम्परेरीली लोगों को, जब तक कि उनकी सोर्स ऑफ अर्निंग वापस नहीं आती, उनको भी दिया जा रहा है। बिजनेसेस को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, असेस किया जा रहा नहीं, है मैं जिनके कह रहा हूं ये नुकसान पैसा हुए। पहले सही जगह यूटिलाइज अब करेंगे तो आगे आ शायद जाए, हादसा से बच जाएंगे हम। अब आगे आ जाए। चले, मैं आपके विक्टिम्स के साथ क्या कर रही है उसके बजाय मैं आपको ये बता दूं कि टू इम्प्रूव थिंग्स वो क्या कर रही है। देखिए, डिजास्टर एंड रेस्क्यू मैनेजमेंट रिफॉर्म कर रही है, जो आप बात कर रहे हैं। उसमें उन्होंने सर्विसेज जितनी भी स्कैटर्ड थी ना, कहीं एम्बुलेंस सर्विस थी, कहीं फायर ब्रिगेड सर्विस थी, कम थी, ज्यादा थी, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, Why now? उनको अंडर वन Question अम्ब्रेला is why लाया now? जा रहा है Why now? और एक सिंगल एंटिटी के हवाले किया Why जाएगा। now, शाजिया साहब? ताकि Why now? What were we waiting for? कि इंसिडेंट हो जाए, अमवात हो जाए, फिर करेंगे? इससे पहले क्यों नहीं? 18 साल हो गए। देखिए, 18 साल, अब आप देखिए, कहने में मुझे भी इस चीजों, यही सवाल मेरे जहन में आते हैं। कई चीजें इसलिए भी नहीं हो सकी क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट का निजाम था वो बहुत अरसे तक कभी जमात इस्लामी के हाथ में था, कभी एमक्यूएम के हाथ में था। लेकिन मैं इससे ये अब तो कतई 5 साल से ताल्लुक मुस्तफा मुर्तजा वहाब साहब हैं, आप कभी एडमिनिस्ट्रेटर और कभी मेयर। 5 आप साल से वही है। जो 3-4 बरसों से बिल्कुल पीपल्स पार्टी का है, एंड आई थिंक कि ये पीपल्स पार्टी ही कर रही है। बाकी किसी ने सोचा हो या ना सोचा हो, मैं इस बहस में नहीं जाना लेकिन चाहती, अभी मैं तक किसी नहीं को कर रहे ब्लेम आप। नहीं अभी भी करूंगी। सोचा है, लेकिन कर नहीं रहे। अभी एग्जीक्यूशन होगी या नहीं अब होगी, ये we हो don't रहा know। है बिफोर इट्स फर्दर लेट। अभी भी लेट नहीं है, अभी भी नुकसान बहुत हुआ है, और ऐसा नहीं आपने एक है कि सवाल आगे उठाया, ऐसे वाकयात नहीं होंगे, आपने एक हो सवाल भी उठाया सकते कि हैं। ख्वाजा आसिफ साहब 18वीं तरमीम कैसे ले आए, मुस्तफ़ा कमाल साहब कैसे ले आए। अभी राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ प्रोग्राम में, तो उन्होंने कहा मसला ये कि 18वीं तरमीम के बाद हम वहीं पर रुक गए, हम ना पीएफसी कर पाए हैं, ना और जो है डिवॉल्व कर पाए इन मामलात को, ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेके जाएं। वो कह रहे हैं एक ही इशू है। दूसरा इशू ये है कि कल भी हमने इसमें बड़ा नहीं, तफसील से अच्छा, प्रोग्राम अच्छी किया। मेरा बात है अगर अगर सवाल राना सल्लल्लाहु साहब जी इस पे अगर जी मैं सवाल जी मुकम्मल कर लूं, बोलिए। कल हमने बड़ी तफसील से किया। जी देखें, एक जगह मिस गवर्नेंस से अमवात हो, चाहे वो डंपर के वाकयात कराची में सबसे ज्यादा है, चाहे बारिशों में अमवात कराची उस पर सबसे आगे, लोग गटर में गिर के मर रहे हैं, इक्का दुक्का वाकया दूसरे शहर में होते हैं, कराची में तो एक बाकायदा ट्रेंड है ये इस तरह के वाकयात। डेवलपमेंट देखें, सेफ सिटी 10 साल हो गए, नहीं लग सका। येलो लाइन, रेड लाइन 10-10 साल अनाउंस हो गया, अभी तक नहीं लग सके। और इस तरह के बेशतर प्रोजेक्ट्स हैं। तो ना डेवलपमेंट के जो ऐलानात होते हैं वो वक्त पर होते हैं, ना जो अमवात हो रही है लोगों की एबनॉर्मल वाकयात में, उसको हम रोक पाए। और इसीलिए लोग कहते हैं, जैसे यूनुस डागा साहब ने कहा कि जो 900 अरब रुपए शेयर है वो कम मिला है कराची को, वो मिला होता तो शायद हालात बेहतर होते। इसलिए ये आर्गूमेंट आता है फिर 18वीं तरमीम को लेकर। देखिए, मैं तो कहती हूँ कि कराची को अगर समझना है तो फिर आपको इस फैक्ट को भी समझना है। आपने एबनॉर्मल हालात की बात की, मैं तो कहती हूँ एबनॉर्मल इंक्रीज इन पॉपुलेशन भी है कराची के अंदर, एबनॉर्मल नंबर ऑफ पीपल माइग्रेटिंग टू कराची भी है। वी हैव नेवर लुक्ड एट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वेयर इट सेज कि हमें माइग्रेशन लॉज बनाने की जरूरत है, बट वी नेवर थॉट अबाउट इट, एंड द होल ऑफ पाकिस्तान इज लिविंग इन कराची, द होल ऑफ पाकिस्तान इज अर्निंग लॉस फ्रॉम बनाने की कराची, जरूरत नहीं। बट अगर द होल ऑफ हैदराबाद अच्छा होता, पाकिस्तान सखर does अच्छा not होता, नवाबशाह contribute अच्छा होता, towards तो the लोग वहीं चले development of जाते Karachi. काम Well, करने let के me लिए। finish. Shehzad, जी let जी me finish this, जी। na? But the whole of Pakistan does not contribute towards the development of Karachi. It is the government in place जिसको फोकस करना है, और करना भी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो किसी से शाबाशी लेने के लिए नहीं कर रहे हैं। जहां तक आपने बात की है लोकल गवर्नेंस की है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की, व्हेन हैव वी डिनाइड? सिंध के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, लोकल गवर्नमेंट लॉ है। मैं तो पूछना चाहूंगी राना सनाउल्लाह साहब से, जिनसे आपकी गुफ्तगू पहले हुई है, कि वो बताएं कि और दीगर, खास तौर पे इस्लामाबाद के अंदर भी अभी इलेक्शंस हो रहे थे, फिर आपने डिले करा
दिए। पाकिस्तान के कौन से इलाके में लोकल गवर्नमेंट निज़ाम चल रहा है, राइज है, कानून चल रहा है। तो मैं तो इस बात पे एग्री करती हूँ, मेरी जमात भी कहती है कि थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है ग्रास रूट्स को डिलीवर करने के लिए। देखिए, कमी पेशी कोताहियों पर हम एड्रेस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट अगर ये किसी एजेंडा के तहत हो कि जी नहीं, इसकी बहस करके आपने ये साबित करना है कि पीपल्स पार्टी बुरी है, तो फिर आई थिंक दैट इज एन अनरीजनेबल डिबेट। आपने कहा कि हादसा, देखें, बारिशें होती हैं तो हर जगह नुकसान होता है। क्या बारिशों का पंजाब में नुकसान नहीं होता, खैबर पख्तूनख्वा में नुकसान नहीं होता, बलूचिस्तान में नुकसान नहीं होता? हर जगह होता है। लेकिन ये क्यों जरूरी है कि कितनी आप खबरें आप सिंध को पढ़ती हैं कि ज्यादा डंपर टारगेट से करें? तवातुर के खबरें साथ दबा लोग दी मुख्तलिफ जाती हैं तो उसमें मेरा तो कसूर नहीं है ना, और जगहों देखिए, पे। मैं बताऊं अलमिया क्या है, शाजी साहब अब कहते हैं खबरें दबा दी गई। उस दिन शहरी रहमान साहब से मैंने एचडीआई का पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इन नंबर्स पे यकीन नहीं करती। भाई, वो डॉक्टर महबूबुल हक साहब का एचडीआई बैरोमीटर पूरी दुनिया में चलता है, हम उनको नहीं मानते। इकोनॉमिक सर्वे ये बताता है कि पाकिस्तान में सिंध में जो स्कूलों के हालात हैं वो पंजाब छोड़े खैबर पख्तूनख्वा से भी बहुत बदतर हैं। तो ये किसी को कुछ तो माने ना, कुछ तो डेटा आप एक्सेप्ट करें कि हाँ ये नहीं ठीक नहीं, है। मैं तो डेटा की बात जरूर करूंगी, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब इस्लामाबाद में खड़े होकर सिंध के बारे में बात की तो वो लोगों को बुरी लगी। अब पता नहीं क्यों बुरी लगी, क्या उन्होंने बता दिया कि सिंध का मोर्टालिटी रेट, जो आप एक जमाने में इतना ज्यादा बताते थे, बता बता के अपने थर के बच्चों को इतना बदनाम कर दिया कि लोग सिंध आते हैं और कहते हैं हमें थर के भूखे नंगे बच्चे दिखाएं, जो कि अब है नहीं। और मोर्टालिटी रेट सिंध के अंदर अब कम हो गया है, लेकिन इसका कोई जिक्र करना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो सूट नहीं करती ना बात किसी को। तो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि please do criticize us. I'm not saying, I'm not stopping anyone from saying anything to criticize us, but I'm saying criticism के अंदर कोई weight भी हो, कोई merit भी हो। सिर्फ सही, इसलिए ना बहुत करें कि you don't like a political party. You may not like a political party, but if the political party and the government of that political party is working in a province, then please acknowledge it. और अगर हम बात करते हैं तो ये भी बुरी लगने बहुत लगी। बहुत शुक्रिया। शाजिया मरी साहब हमारे साथ मौजूद थी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।